Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। क्लियर है ना। देखो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी कवर अप कर लिया था हमने पूरा ही डिटेल में। क्लियर है ना। उसके जितने भी मोड्स थे है ना वो सारे हमने पढ़ लिए थे एक एक करके। आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होगा। क्लियर है ना। इसे भी धीरे धीरे हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। इसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट वाले में, देन उसके बाद पढ़ेंगे एनिमल वाले में। तो आज जो बेसिकली मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो किसका तो प्लांट वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना। सो पहले हम लोग बेसिकली देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का ही ओवरऑल, कुछ डिफिनेशंस देख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होता है। क्लियर है ना। जैसे हमने एसेक्सुअल में देखा था ना बेसिक्स, तो वैसे ही कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे प्लांट का। ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सा हेडिंग डालते हैं अब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन लिख लो। क्लियर है ना। सीधा सीधा डिफिनेशन ही तो पूछा जाता है तुम लोगों से, तो लिखोगे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग तो अब समझ चुके हो ना, जो नेक्स्ट जनरेशन वाले होते हैं ना उसे ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स बाय फॉर्मेशन एंड fusion by formation and fusion of spatial haploid cells, spatial haploid cells ब्रैकेट में लिख लो गैमेट्स। अच्छा हैप्लॉइड तो समझते हो ना, हैप्लॉइड जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो तो हाफ हो, तो हैप्लॉइड को चाहो तो तुम एन भी लिख सकते हो, अपने ब्रैकेट में लिख लेना एन बेसिकली अपने आप को समझाने के लिए है ना। सो बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, यानी जिसे हम गैमेट बोल रहे हैं, विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय टू डिफरेंट पेरेंट्स। क्लियर है ना भाई। टू इंडिविजुअल बेसिकली टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हो जाएंगे तो मेल एंड फीमेल। क्लियर है। तो दो इंडिविजुअल से ये मतलब दिया जाएगा, जो कि एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स कितने होंगे दो, यानी बाई पेरेंटल हो गया ना ये। जैसे एसेक्सुअल क्या था हमारे यूनि पेरेंटल था, तो वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा बाई पेरेंटल हो जाएगा ऑब्वियसली। क्लियर है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद लिख लोगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है ना। देखो इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी ना कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग बनाने का मतलब प्रोसेस किसके द्वारा तो बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिसे हम गैमेट बोलते हैं। गैमेट में देखो होते हैं ना मेल सेक्स गैमेट फीमेल सेक्स गैमेट, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट। बेसिकली मैं स्पर्म ओवम की बात कर रहा हूँ, विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय टू डिफरेंट पेरेंट, दैट इज मेल एंड फीमेल, इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहो तो इसे पूरा स्टेटमेंट बना लेना, इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना। चलो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और इसके बाद फिर कुछ एडवांटेजेस भी देख लेंगे बेसिकली। सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, इट इज बाई पेरेंटल। ये क्या है, दो पेरेंट यहाँ इन्वॉल्व है। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया तो बाई पेरेंटल। उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ फॉर्मेशन और फ्यूजन दोनों ही होगा है ना। सो इट इन्वॉल्व्स formation and fusion of क्या तो gametes।
क्लियर है ना, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे भी और फ्यूज भी होंगे, क्लियर है ना। अब देखो जब गैमेट बन रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो पता होगी एसेक्सुअल में ही, कि जो गैमेट बनता है ना वहां पे मियोसिस डिवीजन होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मियोसिस तो होगा ही होगा, लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होगा या नहीं, ये क्वेश्चन आपसे है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा या नहीं। मियोसिस तो चलो होगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि गैमेट्स बन रहे हैं तो मियोसिस होना ही होना है। द क्वेश्चन इज कि माइटोसिस होगा या नहीं। तो देखो यहाँ सिर्फ गैमेट बन जाना ही एनफ नहीं है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बातों को समझो। जैसे स्पर्म ओवम बन गए, अब इन दोनों को फ्यूज करना है, चलो फ्यूजन भी हो गया, तो क्या बेबी बन गया, क्या रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया क्या, नहीं ना। अभी तो मतलब उसे नरिशमेंट देना है, उसमें अभी और भी डिवीजन करवाने हैं, है ना, ताकि उसमें एक सेल से दो सेल बने, 4, 8, 16, 32 हजार लाख करोड़ ऐसे बनता चला जाए। और वो कैसे हो रहा है, वो तो माइटोसिस से ही हो रहा है ना, क्लियर है ना। वो स्पर्म ओवम थोड़ी बन रहा है, वो तो सिंपली सेल का डिवीजन हो रहा है। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो यानी यहाँ पे मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस दोनों ही डिवीजन होते हैं। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है ना, ऐसे लिख लो, इट इन्वॉल्व्स meiosis as well as माइटोसिस, क्लियर है ना। सेल टाइप ऑफ डिवीजन, ये बेसिकली सेल डिवीजन के टाइप है। आपको मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया था, क्लियर है ना। सो ये मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही इन्वॉल्व करता है। ओके, इतना समझ में आया। मियोसिस कब, जब गैमेट बनाना होगा, और जब इम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट करना होगा तो वहां तो माइटोसिस ही ना होगा बेसिकली, क्लियर है ना, तभी ना बेबी फॉर्म कर पाएगा। क्या एक सेल का बेबी होता है क्या, नहीं ना, क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहीं पे समझना कि इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे ना, वो एक जैसे नहीं होंगे। जैसे एसेक्सुअल वाले में क्या था, एक जैसा था, हूबहू, क्लियर है ना, कॉपी था अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां वेरिएशंस ना बहुत कम थे, वहां पे वेरिएशंस बहुत कम थे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएशंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस पॉइंट को भी लिख लोगे, से इस तरीके से लिख लेना बना के, द ऑफ स्प्रिंग्स produced by sexual reproduction are not आइडेंटिकल, क्लियर है ना, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। मतलब कि एक दूसरे से मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। कुछ ट्विंस वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना, वो मैं अलग से उसका टॉपिक कवर कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लोगे। पहले बेसिक तो समझ लो कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में होता क्या है, उसमें भी अभी तो बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो अभी ह्यूमन में गए भी कहाँ है, नहीं गए है ना, अभी बेसिकली हम प्लांट्स में ही हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करो, एक नोट बना के लिख लो सिंपल सा, फिर इसे समझा रहा हूं, लिख लो इस तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मीन्स समझते हो ना, हेल्प करना बेसिकली, कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन by causing variations which is much more than that of asexual reproduction। शायद ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया समझ में, अभी मैं समझा रहा हूँ, बस लिखने दो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हेल्प करता है, इवोल्यूशन कॉज करता है बेसिकली बाय कॉजिंग वेरिएशंस। वेरिएशंस कैसे इवोल्यूशन करता है, आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था पिछले लेक्चर में, है ना, विच इज मच मोर देन दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट एसेक्सुअल है ना, हाँ चलो सही है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ना के बराबर,
क्लियर है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली बोलना नहीं होते हैं, क्लियर है ना। अगर आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल में अगर डिफरेंस करने को आ जाए ना तो आप एसेक्सुअल में लिख सकते हो इट डजंट कॉजेज वेरिएशन, क्लियर है। लेकिन सेक्सुअल में तुम्हें लिखना पड़ेगा इट कॉजेज वेरिएशन। ओके, इतना समझ में आया। अब जब वेरिएशन होगा तो यहाँ पे जो मतलब एक तरह से इवोल्यूशन होगा वो बहुत ही रैपिडली होगा। मतलब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मैं देखो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो सपोज दैट जिस समय हमारा अर्थ बना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए होंगे, फिर यूकैरियोट्स आए होंगे, उसमें भी पहले बेसिक ऑर्गेनिज्म, जैसे तुमने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, क्लियर है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पहले ये तीनों, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया, क्लियर है ना। तो जहां तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा ना, वहां तक जो होगा ना इवोल्यूशन का प्रोसेस वो बहुत ही स्लो रहा होगा। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया होगा जिस भी ऑर्गेनिज्म में इस इवोल्यूशन के टर्म में, वहां से जो मतलब इवोल्यूशन का जो एक तरह से मतलब ये समझ लो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा बूस्टअप हो गया होगा। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, इतना समझ में आया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये वेरिएशन कॉज करते हैं, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना के बराबर होते हैं वेरिएशंस। लेकिन भले ही हमें कुछ भी बोल दिया जाए कि नहीं होता है वेरिएशन, लेकिन हमारे दिमाग में ये जरूर चलना चाहिए कि नहीं, वेरिएशन तो होगा, क्योंकि डीएनए कॉपी इज नेवर एवर 100% परफेक्ट, क्योंकि डीएनए कॉपी कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। सो वहां पे तो वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, भले ही उसका जो डिग्री ऑफ वेरिएशन हो ना वो बहुत 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 लो होगा, लेकिन होगा, क्लियर है। तो ये बातें हमें अंदर से फील आना चाहिए, क्लियर है ना। भले ही बुक में हमें लिखा मिल जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट कॉजेज वेरिएशन, इवन एग्जाम में भी हम लोग यही लिखेंगे, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इट डज कॉजेज वेरिएशन, क्लियर है। सो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे देखो एक तरह से हमने एडवांटेज भी समझ लिया ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यही इसी पॉइंट में नोट वाले में ही, क्लियर है। मैंने अलग से कुछ लिखवाया नहीं बेसिकली कि क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रैपिड वेरिएशन होते हैं, क्लियर है ना। और रैपिड वेरिएशन होता है तो रैपिड इवोल्यूशन बेसिकली कॉज करता है, क्लियर है ना। सो बस इतना ही यहाँ पे समझो। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली ये प्लांट वाला, क्लियर है ना। आप जल्दी से पहले से नोट करो, फिर मैं देखता हूँ क्या पढ़ना है। तो इतना समझ गए होगे आप, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड बेसिकली, क्लियर है ना। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टर्म्स आएंगे बेसिकली, है ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसे नोट कर लिया होगा ना आपने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलो देखो, आगे मैं पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ी बहुत बातें बतलाने चाहता हूँ, है ना। उसे सुनोगे, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, एक्चुअली कुछ समझने में आपको हेल्प करेगा। देखो देखो ध्यान से समझना। जैसे हम इधर मान लो एक एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर है ना, समझोगे आप ध्यान से। इधर मान लो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बस ये समझने के लिए लिखना उखना कुछ नहीं है, ये आप लिख सकते हो मन करे तो। देखो, अब यहाँ पे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, क्लियर है ना, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सा, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म में डीएनए कॉपी के टाइम, क्लियर है ना, क्रॉसिंग ओवर के टाइम बेसिकली, है ना, कुछ कुछ ईरर आए, तो उन सब की वजह से क्या हुआ, इनमें वेरिएशंस आए हैं। यानी इनमें एक से ही बेसिकली दो बना ना, सिंपल सा तुम जानो तो एक से ही दो बना या चार बना या जो भी बना, तो इसमें वेरी लिटिल वेरिएशन हुआ, वेरी लिटिल वेरिएशन। अब यहाँ समझो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ना कि मान लो यहाँ पे देखो दो ऑर्गेनिज्म है, मानना क्या है, दो ही होते हैं ना, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। सिंबल पता है ना मेल फीमेल का, क्लियर है ना। अब देखो, ये दो तुम्हारे सिंबल हो गए, मतलब दो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब देखो, इस ऑर्गेनिज्म में कुछ वेरिएशंस हुए होंगे अलग से, जो कि मे बी इसके एंसेस्टर से पास हुआ होगा। यहाँ पे भी तुम वही चीज सोच सकते थे कि इसमें भी कुछ वेरिएशन रहा होगा जो कि इसके एंसेस्टर से पास हुआ होगा। सो यहाँ पे भी कुछ वेरिएशन रहा होगा ना जो इसके पास अपने एंसेस्टर से लेके आया होगा, क्लियर है ना। यानी इसके पास कुछ वेरिएशंस इसके एंसेस्टर से भी आए होंगे, इसके पास भी कुछ वेरिएशन इसके एंसेस्टर से आए होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जब इसके गैमेट्स बने, इसके क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, इन दोनों के क्या बनते हैं,
गैमेट्स बनते हैं। आ रहा है समझ में आपको? गैमेट्स बने, ठीक है ना, सिंपल सा। अब ये दोनों जब मिला आपस में, तो यहाँ पे समझ रहे हो क्या हुआ? इन दोनों के वेरिएशंस मिक्स्ड अप हुए हैं। आ रहा है समझ में? क्या हुआ यहाँ पे? इन दोनों के ही वेरिएशंस मिक्स्ड अप हुए हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के वेरिएशन के साथ साथ यहाँ पे मिक्स होने के साथ साथ कुछ नए वेरिएशंस भी बने होंगे। ये भी बात आपको समझना होगा। एक्चुअली इस पॉइंट को ना थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है ना, तो जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, इसे और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो होते हैं ना जीन्स ट्रांसफर करते हैं, तो उसे थोड़े समय के लिए रखना। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही क्लियर कर दूंगा ये सारा पॉइंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली समझो कि यहाँ पे कुछ अलग वेरिएशंस हुए, यहाँ पे कुछ अलग वेरिएशंस हुए, दोनों फ्यूज हुआ तो यहाँ पे कुछ अलग वेरिएशंस आ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है ना, सो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोर वेरिएशंस। तो मोर वेरिएशंस आ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किसमें ज्यादा वेरिएशन होता है, तो सिंपल सा बता दोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब कारण पूछ देगा, तो कारण अगर पूछ दे तो सिंपल सा बोलोगे कि इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। क्लियर है ना? जहाँ पे कि क्या होंगे कि दोनों के अलग अलग वेरिएशंस होंगे, और जब वो मिक्सअप होगा तो वहां पे कुछ नए वेरिएशंस भी आ सकते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो वहां पे तुम लिख सकते हो ड्यू टू कॉपी इन ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपी। क्लियर है ना? और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे म्यूटेशंस हो सकते हैं, कहीं कहीं क्रॉसिंग ओवर में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे क्रॉसिंग ओवर वगैरह आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है ना? सो सिंपल सा आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ एसेक्सुअल वाले में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो समझ ही रहो ना, दो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तो वेरिएशंस ऑलरेडी ज्यादा होने ही वाला है। क्लियर है? सो ये समझ गए। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल के ऊपर एक ये भी फायदा है ना, कि यहाँ पे वैरायटी इंप्रूवमेंट तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी सॉरी, इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें वैरायटी इंप्रूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वेरिएशंस कहाँ ज्यादा आ रहे हैं? सेक्सुअल वाले में। क्लियर है ना? इवन देखो जब प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे तुम्हें बताऊंगा कि प्लांट भी यही चाहता है ना कि मेरे अंदर क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जब समझाऊंगा वहां पे एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि प्लांट भी यही चाहता है कि हमारे अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। कि वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस ना बहुत कम आते हैं, और वही क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, तो वहाँ पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्लांट खुद चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, और उसके लिए पता है क्या करता है प्लांट? उसके लिए तो आपको वेट करना होगा ना, मैं बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बस वेट करना उसके लिए। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स था बस बेसिक समझाना आपको, ठीक है ना? शायद बातें क्लियर हो गई होगी कि वेरिएशंस कहाँ ज्यादा आ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे एसेक्सुअल में वेरिएशंस बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना? बेसिकली ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपी, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर है ना, ड्यू टू म्यूटेशंस एक्सेट्रा, ठीक है? सिंपल सा। यहाँ वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी भी है। क्लियर है? चलो इसे मैं इरेज करता हूँ, बस ये समझाना था आपको, इसे नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें देखो एक चीज समझोगे अब आप। अब ना हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, यानी प्लांट वाला देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स देख लेते हैं। क्लियर है ना? सो सिंपल सा एक हेडिंग डाल देना अलग से, सम जनरल टर्म्स। कुछ जनरल टर्म्स देखते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? और इसमें देखो सबसे पहला टर्म लिखोगे फर्टिलाइजेशन। देखो आपको पता हो, ठीक है ना, मुझे भी पता है कि आपको पता होगा ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन मुझे तो बतानी जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं ना। और मैं बेसिक से ही शुरू करता हूँ, बेसिक टू एडवांस चलते हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल, ताकि सारी बातें समझ में आते चले। अदरवाइज अगर मैं ऊपर ऊपर बात करना शुरू कर दूं ना, तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग बिल्कुल नीचे से ही चलेंगे और ऊपर तक चलेंगे, कुछ जनरल टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, और फिर उसका यूज करेंगे आगे जाके। इसे यहाँ पे लिख के भूल मत जाना, इसे याद रखना कि इन सारे टर्म्स का यूज करेंगे हम। तो फर्टिलाइजेशन सिंपली पता है, तो यहाँ पे लिख लो सिंपल सा, यहीं पे लिख लो, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल
एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है ना? तो ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है तुम्हें? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। क्लियर है? सो ये टर्म हो गया। इसके बाद लिखोगे दूसरा टर्म, लिखोगे दूसरा टर्म लिखो यूनिसेक्सुअल, या इसी को लिखो डाइओशियस। ठीक है ना? तो इसमें लिख लेना डाइओशियस में एन ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन सेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज आइदर मेल और फीमेल। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म जो कि या तो सिर्फ मेल हो या तो सिर्फ फीमेल हो। तो सोच रहे हो सर ऐसा ही तो होता है नॉर्मली, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी देखने को मिलेंगे ना जो तुम्हें बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है ना? तो बाइसेक्सुअल मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही होगा लेकिन उसी के बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, यानी दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म वही लिख लोगे। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लो बेसिकली। जैसे इसमें तुम ये अर्थवॉर्म लिख सकते हो, है ना? और देखो प्लांट की अगर बात करो ना, तो प्लांट में बेसिकली जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, बेसिकली वो मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। जैसे कि तुम जैसे खीरे का पेड़ देखे हो, वो तुम्हारा यूनिसेक्सुअल होता है। पपाया का प्लांट देखे हो, वो तुम्हारा उसके जो फ्लावर होते हैं बेसिकली वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है ना? सो चाहो तो लिख सकते हो फ्लावर ऑफ पपाया। ठीक है ना? तो ये सब है बेसिकली तुम्हारे जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आ जाएगा, है ना? और ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली है तो यूनिसेक्सुअल ही ना। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम तीसरा। तीसरा टर्म हमारा क्या है? तो तीसरा इसी के अपोजिट लिख लेना, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल या इसी को मोनो मोनोइसियस बोलते हैं। अच्छा, डाइओइसियस बोलते हैं इसे भी। क्लियर है ना? स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लोगे। चलो, तो अब देखते हैं ये मोनोसियस क्या होता है। ठीक है? तो इसमें देखो क्या होगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल बोथ। क्लियर है ना? सो यहाँ पे लिख लो एन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रेजेंस ऑफ both the sexes, that is male and फीमेल। यानी मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी दोनों ही प्रेजेंट हो एक ही बॉडी में। क्लियर है ना? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रेजेंस ऑफ बोथ द सेक्सेस इन सेम बॉडी। क्लियर है? ऐसे भी एन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एन ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना? सो अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे? आ, एक मिनट, मैंने उल्टा लिखवा दिया क्या? अर्थवॉर्म तुम्हारा यूनिसेक्सुअल में थोड़ी ना आएगा। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है। अर्थवर्म तुम्हारा बाइसेक्सुअल में आ जाएगा, है ना? यूनिसेक्सुअल में तुम ह्यूमंस लिख लो। ठीक है ना? डॉग लिख सकते हो, एलिफेंट लिख सकते हो, सारे तो यूनिसेक्सुअल ही है ना? मैंने इसे यूनिसेक्सुअल बना दिया अर्थवर्म को, है ना? जबकि अर्थवर्म क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो इसे इधर लिख लेना। चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, हो जाता है। सो यहाँ पे लिख लोगे तुम बेसिकली अर्थवर्म। इसके बाद लिख लो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं ना, यानी मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ प्लांट, है ना? डिफरेंट प्लांट्स के जो मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं या फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? तो बाइसेक्सुअल होते हैं या मोनोसिस बोलते हैं। देखो, कभी भूल जाना ना तो ऐसे याद रखना। ठीक है? देखो ध्यान से समझना।
बस आपको याद करने का एक तरह से ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बाई, बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो। सेक्स, यहाँ समझ रहे हो ना, सेक्स मीन्स तो सेक्स ही होता है, जिसमें मेल या फीमेल बोल सकते हो तुम, क्लियर है ना। ओके, तो टू सेक्स। अब देखो यहाँ पे मोनो आ रहा है, क्लियर है ना। मोनो मीन्स तो वन होता है ना, मोनो मीन्स क्या होता है, वन। तो वन ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, आ रहा समझ में। देखो यही से डिफिनीशन निकल गया तुम्हारा, टू सेक्स इन वन ऑर्गेनिज्म, है ना आसान। यहाँ देखो योनि मीन्स सिंगल, योनि मीन्स सिंगल, सेक्स तो समझ ही रहो, सेक्स मीन्स बेसिकली सेक्स ही हो रहा है, सो सिंगल सेक्स, ओके। और डाई मीन्स, तो डाई मीन्स टू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ईसीएस मीन्स ऑर्गेनिज्म समझ लो आप। तो ये आपको एक तरह से याद रखने का फॉर्मूला बन गया कि सिंगल सेक्स इन टू ऑर्गेनिज्म, मतलब सॉरी, सिंगल सेक्स होंगे तो दो ऑर्गेनिज्म रखने पड़ेंगे ना हमें, दैट इज मेल के लिए अलग ऑर्गेनिज्म रखना होगा और फीमेल के लिए अलग ऑर्गेनिज्म। सो मेल से मेल बॉडी जो मतलब मेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होंगे और सिंगल सेक्स होंगे, दोनों में ही सिंगल सिंगल सेक्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म है और तुम पढ़ क्या रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना, तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म है तुम्हारे पास और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन देना पड़ेगा ना तुम्हें। तो इसलिए यहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन तुम्हें देना पड़ेगा। सो दैट इज मोनोशियस में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसे हम ना बेसिकली हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। सो इसी को हम हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल और करके लिख लेना, हर्माफ्रोडाइट, इसी को क्या बोलते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए ना। इसके बाद लिख लो नंबर 4 हो जाएगा ना, 4th नंबर लिख लो वीवी पेरस। सो वीवी पेरस किसे बोलेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, डायरेक्टली टू देयर यंग वंस, क्लियर है ना, डायरेक्टली वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं वीविपेरस। और एक होता है ओविपेरस। ओविपेरस भी बेसिकली क्या करते हैं ना, पहले तो एग ले करते हैं और फिर एग के बाद फिर उनका डेवलपमेंट किया जाता है, तब जाके फिर उनके यंग वंस डेवलप करते हैं। सो इसमें लिख लोगे द ऑर्गेनिज्म which produces, which directly produces, which give birth, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, which give birth directly to their young ones। ये डायरेक्ट अपने यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, ठीक है। नीचे जगह है, चलो एक और आ जाएगा, यहीं पे लिख लो, 5th वन लिख लो, ओविपेरस। ओविपेरस में क्या लिखोगे, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे मतलब ले करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच ले एग्स, क्लियर है ना। एग्जाम्पल्स भी लिखने की जरूरत है क्या, या लिख लोगे, चलो लिख लेना इसका एग्जाम्पल। बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें पता भी होगा, है ना। बेबी पेरस में तो ह्यूमंस ही आ जाएंगे ना, बेसिकली मैमल्स आ जाएंगे। ओवी पेरस में तुम्हारे बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो उसी में से कुछ एग्जाम्पल तुम छाट के लिख लोगे खुद से। तो इसे जल्दी से नोट करो, कुछ और भी पॉइंट्स है अभी लिखवाने, ठीक है ना। तो इसे समझ गए होगे आप, मैं इसे इरेज करता हूँ, है ना, इतना लिख लिया होगा ना आपने। इसके बाद देखेंगे कुछ और टर्म्स बचे हैं तो उसे देख लेंगे। और यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ना एक यूनिक चीज बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से समझना। ये ओविपेरस वीविपेरस वगैरह ना बचपन से ही पढ़ते आए हो, आज कुछ यूनिक बताऊंगा, ठीक है। देखो वो यूनिक चीज क्या है, ओवोविविपेरस, वो क्या, ये ऐसे क्यों चलता है भाई, ओवोविविपेरस, ओके। सो ये एक नया टर्म आ गया, नहीं, ओवोविविपेरस मतलब देखो इसमें ओविपेरस भी आ रहा है और विविपेरस भी आ रहा है, समझ में आपको। अब ये क्या नई बला है भाई,
ओविपेरस विविपेरस तो समझ गए ना आप। ओविपेरस बेसिकली देखो, अगर उसे भी भूल जाओ ना तो देखो ऐसे याद रखना, मैं बिल्कुल ट्रिक बताता हूँ आपको। ओविपेरस, ओ वो मतलब अंडा है ना, होते हैं ना, बचपन में सुनते होगे ना एग्जाम में, क्या आया तो अंडा आया है ना, कितने आए तो अंडा आया। सो दैट इज, ओ मीन्स अंडा समझो। सो एक देने वाले क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं भाई। क्लियर है ना, अब तो अब नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। और विविपेरस क्या होता है, तो जब एक अंडा हो गया तो दूसरा तो बच्चे ही होंगे ना। अब दोनों थोड़ी याद करने का ट्रिक बताऊंगा, एक याद कर लो ना, दूसरा तो खुद से याद रहता है, ठीक है ना। अब समझो ये नया वाला क्या है। देखो कुछ कुछ फीसेस होते हैं, कुछ कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, जैसे शार्क वगैरह भी आ जाता है इसमें। उन सभी में क्या होता है ना, ओवो विविपेरिटी पाया जाता है, मतलब कि वो ओवो विविपेरस होता है। अब ये है क्या, तो ओवो विविपेरस के केस में क्या होगा ना, ध्यान से समझना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा बेसिकली। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया तुम्हारे ओविडक्ट में, अब वहां पे क्या हुआ कि वहीं पे एग बन जाते हैं बेसिकली, और उसी एग के अंदर वो मतलब डेवलप करता है जब तक कि हैचिंग ना हो जाए। और देखो बेसिकली ओविपेरस में क्या होता है ना, समझो बेसिक डिफरेंस, वैसे वैसे समझा रहा हूं मैं। ओविपेरस में क्या होता है कि एग्स आर हैच्ड, एग्स आर हैच्ड, ठीक है। इसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ये ध्यान दो, आउटसाइड द बॉडी। क्लियर है ना। लेकिन इसमें देखो क्या है, इस केस में क्या है कि एग्स जो होंगे ना, एग्स आर हैच्ड, क्लियर है ना, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। क्लियर है ना। अब ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है, अंदर ही बॉडी के अंदर ही उनका डेवलपमेंट होता है। अब ये जब डेवलपमेंट हो रहा होगा तो इसे न्यूट्रिएंट्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, नरिशमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना। सो बेसिकली शुरू में तो ये नरिशमेंट लेंगे, बेसिकली जो एग में जो योल्क होते हैं ना, उस योल्क से लेगा नरिशमेंट। और उसके बाद अगर मान लो कि योल्क भी खत्म हो गया तो फिर कहाँ से लेगा, तो जो मदर होगी ना, जिसके भी ये पेट में बच्चा है बेसिकली ओबो बीबी पैरिटी वाला, तो वो मदर क्या करेगी, इन द फॉर्म ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, क्लियर है ना, इन द फॉर्म ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग एंड ऑल्सो यूट्राइन सिक्रीशंस, क्लियर है ना, यूट्रस में कुछ सिक्रीशंस वहां पे रिलीज किया जाएगा, और साथ ही साथ मैंने क्या बोला, कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग्स दिए जाएंगे इन्हें फीड करने के लिए, यानी बॉडी के अंदर ही, बात को समझो, बाहर अभी आया नहीं है, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट चल रहा है, बॉडी के अंदर ही हैचिंग हो गई है, क्लियर है ना। सो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, ओवो विविपेरिटी, क्योंकि देखो एक की हैचिंग भी तो हुई है ना, लेकिन ये बच्चा, ये मतलब बर्थ किसे देगा, यंग वंस को ही, मतलब एग ले नहीं करेगी ये, क्लियर है ना। इस ओविपेरस के केस में क्या है, ओविपेरस के केस में पहले लिख लोगे ले एग्स, नहीं, देन एग्स आर हैच्ड, क्लियर है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, ले एग्स आर हैच्ड, देन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। लेकिन यहाँ क्या, एग्स आर हैच्ड इनसाइड द बॉडी, ये कहाँ होता है तो इनसाइड बॉडी, यानी लेइंग एग्स की तो बात ही नहीं हुई ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, क्लियर है ना। अब डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स, और बेसिक बेसिक नरिशमेंट तो एग में जो योल्क होते हैं ना प्रेजेंट, उस योल्क से ही मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो इतना समझ में आया आपको। इसमें कुछ एग्जांपल्स चाहो तो लिख लेना, एग्जांपल्स चाहो तो लिख लेना, जैसे शार्क हो जाएगा, जैसे सम स्नेक्स हो जाएंगे, है ना, फीसेस हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। चलो इतना समझ में आ गया आपको, ये ओवो वीवी पैरिडी का केस, जो कि बेसिकली हमारे सिलेबस में आया नहीं, लेकिन समझना था हमें। चलो इतना समझ गया ना, चलो एक पॉइंट और यहीं पे लिख लेना। एक हमारा 5 पॉइंट हो गया था ना शायद, वो नंबर मुझे याद नहीं है, चलो अगर 5वां हुआ था ना तो छठा लगा देना, छठे में लिख लोगे गोनेड्स। तो इसमें लिखना, इसमें लिखो ऑर्गन्स
which help in production of गैमेट्स। क्लियर है ना? जो गैमेट के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करे उसी को क्या बोलेंगे हम? तो गोनेड्स बोलेंगे। जैसे होते हैं ना टेस्टिस ओवरी, चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो टेस्टिस एंड ओवरी आर बेसिकली द गोनेड्स, या इसी को मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्लियर है ना? तो इतने बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन उसमें बेसिकली पहले पार्ट्स वगैरह देखेंगे हम, ठीक है? और एक्चुअली क्या करते हैं ना, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेसिकली, कि हम समझ गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कैरेक्टर समझ गए हैं, कुछ एडवांटेज समझ गए हम, वेरिएशंस क्यों ज़्यादा आ रहा है ये समझ गए हम, और कुछ टर्म्स समझ गए जैसे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तुम्हारा गोनैड्स क्या होते हैं, ओविपेरस विविपेरस, है ना, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, इन सारे पॉइंट्स को हमने समझ लिया। तो कल से शुरू करेंगे हम बेसिकली प्लांट का, और प्लांट का बस 2 दिन में खत्म कर दूंगा मैं, यानी 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा। वो दोनों वीडियो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा बट कोई नहीं, इसीलिए आज को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि इसमें फिर अगर मैंने शुरू किया तो ये फिर लंबा चले जाएगा, फिर आप ही बोलोगे सर बोर हो जाते हैं हम लोग। तो चलो बोर नहीं होना है, ठीक है? ये इतना तो कर सकते हो ना कवर अप, तो बाकी का अगर टाइम मिले तो रिवीजन कर लोगे आप लोग। और बेसिकली कल देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कल बेसिकली क्या देखेंगे? फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे, एक बार बुक वगैरह देख के आओगे, ठीक है ना? और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका सारा फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन सब कुछ कवर अप कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ओके, थैंक्स। इसे नोट कर लोगे आप।